वैसे तो हर शहर अपने आप में एक धरोहर होता है, लेकिन आज धरोहर में बात एक ऐसे शहर की जो अपने आंचल में न जाने कितनी धरोहरों को समेटे हुए है। जी हां, संस्कारों का शहर कहलाने वाले संस्कारधानी जबलपुर उन शहरों में से ही एक है जो न केवल संस्कारों के लिए जाना पहचाना जाता है, बल्कि ये शहर प्राकृतिक खजाने जैसे पहाड़, तालाब, नदियों और पुरातत्व की धरोहर के लिए जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अतीत के एक शहर जबलपुर को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जबलपुर की पहचान हरियाली की चादर ओढ़े शहर में चारों ओर फैली ग्रेनाइट की चट्टान वाली पहाड़ियों के रूप में होती है। यही वजह है कि गोंडवाना शासनकाल की साक्षी रही ग्रेनाइट की चट्टानों वाली ये पहाड़ियां जबलपुर की गोद में आज भी बैठी हैं। मध्य प्रदेश में संस्कारों की राजधानी कहलाने वाला जबलपुर न केवल संस्कारों के लिए जाना जाता है, बल्कि ये शहर राजा महाराजाओं के पराक्रमों से लेकर दुनिया को आध्यात्म की पहचान कराने वाले ऋषियों के लिए भी मशहूर है। लेकिन इन सब बातों से अलग जाबाली ऋषि की तपोभूमि कहलाने वाले संस्कारों के शहर जबलपुर की पहचान प्रकृति के खजाना कहे जाने वाले पहाड़, तालाबों, नदियों के साथ पुरातत्व के क्षेत्र में भी होती है। यही वजह कि गोंडवाना शासनकाल की साक्षी रही मदन महल की पहाड़ियां जहां शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं, वह इनकी खूबसूरती को देखने लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। हर शहर की एक अलग पहचान होती है। वैसे जबलपुर शहर की भी एक पहचान है। जैसे हमारे शहर में नेचुरल ब्यूटी है और ये प्राकृतिक सुंदरता जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम शैलपर्ण उद्यान में है अभी, तो यहाँ पे पहाड़ियों की इतनी बढ़िया सुंदरता है और उसके बाद यहाँ पे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, हरियाली है, एक सुकून, एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ पे। दरअसल जबलपुर उन शहरों में से एक है जिसे कुदरत ने प्राकृतिक खूबसूरती से नवाजा है, चाहे बात पुरातत्व की हो या फिर ऐतिहासिक विरासत की। उन्हीं में से एक है ग्रेनाइट की चट्टानों वाली ये पहाड़ियां। इन ग्रेनाइट की चट्टानों की खासियत ये है कि ये एक दूसरे से लगी हुई हैं। तीन ओर से ग्रेनाइट के पहाड़ से घिरे जबलपुर में 3 बार भूकंप आ चुका है। बावजूद इसके ये चट्टानें टस से मस नहीं हुई। इतिहासकारों की माने तो जबलपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली इन ग्रेनाइट पहाड़ियों का इस्तेमाल क्रांतिकारी बमों के परीक्षण के लिए क्या करते थे। मदन महल की पहाड़ियों का मैंने जिक्र किया कि ये प्राकृतिक दृष्टि से, भूगर्भ की दृष्टि से ग्रेनाइट की चट्टानें और बहुत सी चट्टानें एक दूसरे के ऊपर जमी हुई हैं, जैसे बैलेंसिंग रॉक है, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन एक चट्टान के बड़ा जरा जो छोटे से हिस्से पर दूसरी विशाल चट्टान जुड़ी टंगी हुई है और हिलती तक नहीं है। इतने भूकंप हो गए, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, लेकिन वो चट्टान हिलती नहीं। हालांकि एक वक्त था जब जबलपुर के महानद्दा इलाके के आगे सड़क की जगह चट्टानें हुआ करती थी, जिसकी वजह से मदन महल आसानी से नजर नहीं आता था। लेकिन पहाड़ों पर लोगों ने अवैध तरीके से घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। हरियाली की चुनरी ओढ़े ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर अतिक्रमण के खतरे को भांपते हुए शहर के बुद्धिजीवी और प्राकृतिक प्रेमियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद लोगों ने मिलकर मदन महल से लगी देवताल की ग्रेनाइट की पहाड़ी पर शैलपर्ण नाम से एक पार्क विकसित कर लिया। जानकारों के मुताबिक आज शैलपर्ण उद्यान का सहारा लेकर शहर की सुंदरता में चार चांद लगाने वाली ग्रेनाइट की पहाड़ियों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने से बचाया जा सकता है। इतनी पहाड़ियां जबलपुर में है, बहुत कम शहर ऐसे होंगे जिनको प्रकृति ने इतना समृद्ध बनाया होगा कि पहाड़ भी दिए, नदियां भी दी, जंगल भी दिया। नर्मदा नदी के सिवाय यहाँ बहुत सी नदियां हैं, परियट नदी है, हिरन नदी है, गौर नदी है। इतनी नदियां, इतने पहाड़, इतना नैसर्गिक साधन, इतनी खनिज संपदा से भरपूर ये क्षेत्र जबलपुर अपने आप में बहुत अद्भुत क्षेत्र है, जहाँ पुरातत्व की धरोहरें भी हैं, इतिहास की विरासत भी है और प्रकृति का खजाना भी है। वैसे तो प्रशासन की तरफ से इन पहाड़ों और इसमें लगे जंगलों के संरक्षण के लिए इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन प्रशासन की कथनी और करनी में फर्क होने से हर साल इन पहाड़ों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।
और इन अवैध घरों को आसानी से कुछ साल बाद पट्टे भी दे दिए जाते हैं। आलम यह है कि गोंडवाना शासनकाल की साक्षी रही ग्रेनाइट की चट्टानों वाली ये पहाड़ियां धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आने लगी हैं, लेकिन इनके मिटते वजूद की किसी को कोई परवाह नहीं। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे जबलपुर की कुछ और खूबियां। अतीत के शहर की कुछ और झलकियां आपको दिखाते हैं। ग्रेनाइट के चट्टानों वाली पहाड़ियों पर मौजूद गौड़ वंश का किला, जिसे लोग रानी दुर्गावती के किले के नाम से जानते हैं, और यही वजह है कि लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर रानी दुर्गावती के वक्त गोंडवाना साम्राज्य इतना समृद्ध था तो रानी का कोई खजाना भी होगा। रानी के उसी खजाने की तलाश में आज भी लोग जबलपुर के मदन महल में स्थित रानी के किले पहुंचते हैं। कुदरत के करिश्मों से तराशी गई जबलपुर की इन्हीं ग्रेनाइट की चट्टानों वाली मदन महल की पहाड़ियों के बीच है गोंडवंश का किला मदन महल। ये वो किला है जो गोंडवंश शासनकाल की शान हुआ करता था। जमीन से 500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले की स्थापत्य कला गजब की है। किला एक तरफ से एक विशाल चट्टान पर खड़ा हुआ है और मजबूती ऐसी है कि जबलपुर में आए भूकंपों से भी ये नहीं हिला। सिंगौर घाट के चौरागढ़ से पहले जब मौजूदा जबलपुर गोंडवाना की राजधानी थी, तो मंडला के रामनगर के अलावा इसी मदन महल किले से गोंड राजाओं ने अपना शासन चलाया। यूं तो ये किला गोंडवाना साम्राज्य में संग्राम शाह से पहले शासक रहे मदन शाह ने 1116 में इसे बनवाया था, लेकिन रानी दुर्गावती का इस किले से विशेष लगाव था। इस किले की खूबी यह है कि इस पर खड़े होकर दूर दूर तक गोंडवाना साम्राज्य में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया जा सकता था। जानकार बताते हैं कि इस किले में रानी ग्रीष्मकालीन अवकाश मनाती थी। किले से एक सुरंग मंडला तक जाती थी। जो बड़ी बात कही जाती है वो है मदन महल से सुरंग जाती है मंडला तक। मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, लेकिन हाँ सुरंग का मुहाना दिखता है। उसको बंद कर दिया गया अंग्रेजों के समय में, लेकिन वहां सुरंग थी, इसका प्रमाण है। दरअसल ग्रेनाइट की चट्टानों के बीच बने मदन महल के इस किले ने गोंडवाना काल के उत्थान और अवसान के हर दौर देखे। लोक श्रुतियों के आधार पर आज भी ये चर्चा चली आ रही है कि रानी का खजाना इसी मदन महल के किले में 2 टोंगों यानी 2 बड़े पत्थरों के बीच खड़ा है, जिसकी कीमत रानी के जमाने में ही 9 लाख रुपए की थी। इस किंवदंती ने गोंडकालीन स्थापत्य कला के बीच बेजोड़ नमूने को खासा नुकसान पहुंचाया है। रानी के खजाने की तलाश में लोगों ने यहाँ बेतरतीब खुदाई करने की कोशिश की। किले के सामने गोंडवाना शासकों के हाथी खाने और घुड़साल के अवशेष अब भी खड़े हैं, जिन्हें खजाने की तलाश में न जाने कितने बार खोदा गया है। बिना नींव का किला है, केवल 2 चट्टानों पे बना है। एक बड़ी, हम लोग बचपन में कहीं पढ़ा करते थे, कहावत थी, मदन महल की छांव में 2 टोंगों के बीच जमा गड़ी 9 लाख की 2 सोने की ईंट। उसके चक्कर में बहुत से लोगों ने वहां खुदाई भी की कि शायद खजाना मिल जाए। लेकिन यदि खजाने की बात की जाए तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना ही गोंडवाना काल की विरासत का असली खजाना है। बहरहाल रानी का ये नायाब किला राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में सूचीबद्ध है, जिसकी हिफाजत ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। जबलपुर की पहचान ताल तलैयों वाली नगरी के रूप में भी होती है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने न सिर्फ अपने लहू के आखिरी कतरे तक 52 गढ़ों के अपने साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने शासनकाल में अपनी प्रजा की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा। आज से 450 साल पहले भी पानी बचाने की रानी की सोच जानकर आपको हैरानी होगी। यकीन मानिए, रानी दुर्गावती ने 84 ताल तालाब तो मौजूदा जबलपुर में ही बनवाए थे।
मध्य प्रदेश में संस्कारों की राजधानी कहलाने वाला जबलपुर न केवल संस्कारों के लिए पहचाना जाता है, बल्कि ये शहर ताल तलैयों की नगरी के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने न केवल अपनी वीरता का यहाँ पर परिचय दिया था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके 84 तालाबों और तलैयों का निर्माण भी कराया था। रानी जानती थी कि पानी का बेहतर प्रबंध किए बिना अपनी प्रजा को कोई भी सुखी नहीं रख सकता, और यही वजह है कि उन्होंने अपने साम्राज्य में रह रहे लोगों को हर मौसम में पानी भरपूर मिल सके, इसके लिए 84 तालाब बनवाए, जिनमें से देवताल, सुपाताल, इमरती और गंगा सागर जैसे 52 तालाब अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हुए। जानकारों के मुताबिक गोंडवाना शासनकाल में इलाके की धरातल और भौगोलिक स्थिति का परीक्षण शासकों ने किया था, और इस तरह से तालाबों का निर्माण कराया कि न तो जल प्लावन होता था और न ही पानी की समस्या। इतने तालाब जोधपुर में बनवाए कि निस्तार के लिए तो उनका उपयोग होता ही था। भूगर्भीय जल कभी यहाँ कम नहीं होता था। बरसात में कितनी ही बरसात हो जाए यहाँ जल प्लावन नहीं होता था। उसका कारण थे तालाब। ये तालाब ऐसे बनवाए गए थे ऊंचाई से नाप के, कंटूर मैपिंग जिसे मैं कहता हूँ। जैसे मदन महल महाराज ताल है तो वहां से नीचे उतरिए आप देवताल है, उससे नीचे उतरिए तो सुपा ताल है, उससे नीचे उतरिए तो इमरती ताल है, गंगा सागर है। ऐसे उन्होंने तालाबों की श्रृंखला बनाई थी जहां पानी जल प्लावन नहीं होता था और भूगर्भीय जल हमेशा उपलब्ध रहता था। ऐसे 84 तालाब ताल तलैया हुआ करते थे जबलपुर में, जिनमें से 52 तालाब मशहूर है। और अब हमारी विकास की जो दृष्टि है उसमें हमने तालाबों को पूर के कॉलोनियां खड़ी कर दी है। गोंडवाना शासनकाल में मौजूदा जबलपुर में जितने तालाब बनाए गए उनमें से अधिकांश तालाब ऊंचाई पर और आबादी के बीच थे। आबादी के नजदीक होने पर न सिर्फ तालाबों के पानी का पूरा इस्तेमाल होता था, बल्कि तालाब का जल स्तर ऊंचा होने से आबादी वाले इलाकों में बने कुएं और बावलियों का पानी भी कभी नहीं सूखता था। लेकिन आधुनिकता के दौर में तालाबों की उपेक्षा हो रही है। तालाबों के सीने पर तानी जा रही बहुमंजिला इमारतों की वजह से प्राकृतिक जल स्रोत खत्म होने की कगार पर हैं, और इनका पानी भी उपयोग करने लायक अब नहीं बचा। जानकारों की माने तो इन कुदरत गोंड काल के नायाब नमूनों में से एक इन तालाबों को खत्म तो किया जा सकता है, पर आज के समय में उस तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए आज सभी का धर्म है कि इन तालाबों को सहेज कर रखा जाए। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे ओशो की साधना स्थली में। ब्रेक के बाद एक बार फिर अतीत के शहर में स्वागत है आप सबका। जबलपुर में केवल नायाब धरोहर ही नहीं बल्कि दुनिया को आध्यात्म और ध्यान के जरिए खुद को पहचानने की कला सिखाने वाले महान गुरु भी दिए हैं। महर्षि महेश योगी और ओशो कहलाने वाले आचार्य रजनीश का परिचय भी जबलपुर ने ही दुनिया को कराया। ग्रेनाइट की चट्टानों वाली पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है ओशो आश्रम, जिसे ओशो की साधना स्थली भी कहा जाता है। जबलपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली प्रकृति की देन इन ग्रेनाइट की पहाड़ियों में है। दुनिया को ध्यान के जरिए खुद से रूबरू कराने वाले ओशो रजनीश का आश्रम। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य रजनीश यानी ओशो को इस जगह से इतना लगाव था कि वह 1950 से 1960 के बीच अक्सर यहाँ आया करते थे। ओशो इन्हीं ग्रेनाइट की चट्टानों पर बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे। इसी बीच एक दिन ओशो ने अपने शिष्य और आश्रम के संचालक स्वामी आनंद विजय को इस जगह पर लोगों के लिए ध्यान केंद्र बनाने के लिए कहा, जिसके बाद स्वामी विजय आनंद ने अपने गुरु ओशो की आज्ञा का पालन करते हुए देवताल की पहाड़ियों में
ग्रेनाइट की चट्टानों की सुंदरता को बरकरार रखते हुए 1974 में इस आश्रम का निर्माण करवाया। हर माह यहाँ 2 ध्यान शिविर होते हैं, जिसमें देश विदेश के अनुयायी आते हैं। ये जगह ओशो की साधना स्थली कहलाती है। ओशो 1950 से 1960 के बीच यहाँ निरंतर आते रहे और यहाँ पहाड़ों में बैठ के ध्यान करते थे, चट्टानों पर बैठ के ध्यान करते थे। ये जगह उनको बेहद प्रिय थी। यहाँ उनको बहुत ध्यान घटता था और घंटों यहाँ ध्यान में बैठे रहते थे। 5 एकड़ में फैला ओशो का यह आश्रम हरियाली की चुनरी ओढ़े हुआ है। ओशो के इस आश्रम में ध्यान साधना के लिए सतोरी और मंदिर, बुद्धा हाल, नांद कुंभ, समाधि स्थल और ओशो शिला है, जहां आचार्य रजनीश ज्ञान की प्राप्ति के बाद ओशो हुए। ओशो इस शिला पर बैठकर ध्यान किया करते थे। आश्रम में बने ध्यान मंदिर की खास बात यह है कि यह 13 गुंबदों से बना है और यही गुंबद मनुष्य में जहां ऊर्जा को समाहित करने का काम करती है, वहीं ध्यान मंदिर ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देता, जिससे लोगों को ध्यान के वक्त ऊर्जा मिलती है। ध्यान मंदिर की तरह ही आश्रम में एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसका आकार डायमंड की तरह है। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ ओशो के साहित्य को पढ़ने आते हैं, लाइब्रेरी का खास आकार उनके मन को एकाग्रचित करता है, ताकि पढ़ने में लोगों का मन लग सके। आश्रम की इस लाइब्रेरी में तकरीबन 3000 किताबें और 1500 CD DVD हैं। इसके अलावा ओशो से जुड़ा साहित्य हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है। ओशो को आत्मसात करने वालों की माने तो ओशो का मानना था कि जो प्रकृति के करीब रहेगा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और मन ध्यान में लगेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम का निर्माण हुआ। आश्रम में ध्यान साधना के लिए साधक मित्रों के लिए एक बहुत बड़ा सतोरी मंदिर बना है, जहाँ पे 100 से 200 की संख्या में साधक मित्र आके ध्यान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरा बुद्धा हाल बना हुआ है, वो भी ध्यान साधना के लिए है। साथ ही ध्यान साधना में सहयोगी कुछ अन्य छोटे छोटे भवन हैं, जैसे नाद कुंभ है, समाधि गुफा है। ओशो का मानना है कि जितने आप प्रकृति के करीब रहेंगे तो आपकी जो कृत्रिमता है उससे आप अलग होंगे और आपको आध्यात्मिक विकास करने में सहयोगी होगा। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये आश्रम यहाँ स्थापित किया गया है और उसी तरह से ये प्राकृतिक वातावरण में इसको चलाया जा रहा है और विकसित किया जा रहा है। दरअसल ओशो को 21 मार्च 1953 को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वह आचार्य रजनीश से ओशो बन गए। हालांकि ज्ञान की प्राप्ति के पहले ओशो जबलपुर में स्थानीय अखबार में उप संपादक हुआ करते थे। वहीं कॉलेज में तर्कशास्त्री के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी। जानकारों के मुताबिक तर्कशास्त्र में ओशो का कोई सानी नहीं था। यही वजह है कि ओशो ने लोगों को अपने तर्क के दम पर समाधि की स्थिति को समझाया। उसके बाद वह अमेरिका चले गए, लेकिन कुछ लोग ओशो से परेशान होने लगे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद वापस भारत आकर ओशो ने पुणे में अपना आश्रम बनाया और वहीं समाधि ली। तर्कशास्त्री थे, तर्कशास्त्र पढ़ाते थे और तर्क में निष्णात थे। उनके भाषण आप सुने हिंदी में, अंग्रेजी में, अद्भुत। उनकी वक्तृत्व कला जो है अद्भुत थी। आप बहुत से लोगों से विरोध रख सकते हैं, बहुत से लोगों से असहमत हो सकते हैं। प्रकृति के करीब बने ओशो के इस आश्रम में अनुयायी हर साल 11 दिसंबर को ओशो का जन्मदिन एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसमें देश विदेश के साधक शामिल होने ओशो के इस ध्यान आश्रम में आते हैं, ताकि वह ओशो के बताए हुए ध्यान के जरिए खुद की पहचान कर सके। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 जबलपुर। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। आप देखते रहे IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।